प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज के समाज में अखबार के बिना शायद जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश लोगों का जो जीवन है वह अखबार के साथ ही शुरू होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अखबार में जो समाचारों का एक गुच्छ बना होता है वह हमारे जीवन को बेहद प्रभावित कर रहा है। अखबार के कारण ही हम देश विदेश की सारी जानकारियां हासिल करते हैं, समाचारों से अवगत होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी विकसित करते हैं। और इन अखबारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। इसीलिए शिक्षार्थियों, आज हम अखबार की दुनिया पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि अखबार के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके साथ साथ उसके जो विभिन्न अंग हैं उन सबको विस्तार से बताया जाए। और आप देखेंगे कि ये जो अखबार हमारे सामने निकल कर आता है वह कितने चैनल से होते हुए गुजरता है और उसके जो विभिन्न अंग हैं उनका अपना महत्व है, क्योंकि सबका एक सम्मिलित रूप अखबार के रूप में हमारे सामने आता है। आज पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है। हम सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आज अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते। इसी तरह से स्थानीय समाचारों, देश के समाचारों, सबके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जनसत्ता से सीनियर असिस्टेंट एडिटर डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह जी हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद राय साहब। अखबार से आप लोग सारे लोग परिचित हैं। अखबार में मुख्य रूप से आप समाचारों को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें संपादकीय भी होता है, उसमें फ़ोटो फीचर भी होता है, कार्टून भी होता है, ग्राफिक भी होते हैं, विज्ञापन भी होते हैं और रविवार या ख़ास दिनों को कुछ फीचर के पन्ने भी होते हैं जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, समाज के किसी विशेष वर्ग से संबंधित, कृषि से संबंधित, ये तमाम चीज़ें फीचर के रूप में आती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार की। आप समाचार पढ़ते हैं तो आपको जिज्ञासा होती होगी कि ये समाचार आखिर पहुंचते कैसे हैं अखबारों तक। तो समाचारों के संकलन की एक प्रक्रिया होती है जो एक तो संवाददाताओं के जरिए आती है, दूसरे एजेंसियों के जरिए, कई समाचार एजेंसियां हैं और वैसे ही विदेशी एजेंसियां हैं। तो ये तमाम एजेंसियां आपको खबरें पहुंचाती हैं अखबारों तक और अखबारों के अपने संवाददाता होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं। उनके काम बटे होते हैं। कोई संवाददाता राजनीति से संबंधित देखता है, कोई कृषि से संबंधित समाचार संकलित करता है, कोई अपने अपने मोहल्लों के जो लोग हैं उनसे संपर्क रख के उन मोहल्लों की खबरें ले आता है। इस तरह से स्थानीय समाचार आ जाते हैं। उन समाचारों को जब अखबार के दफ्तर में वो समाचार पहुंचते हैं तो उनको संपादित किया जाता है। संपादित करने का काम वहाँ डेस्क पर बैठे सब एडिटर, जिन्हें उप संपादक कहते हैं, वो लोग करते हैं। फिर उनको संपादित करने के बाद उनका शीर्षक लगाया जाता है, उप शीर्षक लगाया जाता है। अब आप देखिए कि समाचारों का संकलन करते समय क्या ध्यान में रखना होता है। एक चीज़ तो ये कि समाचार कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई बात प्रधानमंत्री ने कही है तो महत्वपूर्ण बात है, उसको पहले पन्ने की खबर बनाई जाएगी। उसी प्रकार अगर कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया है, कोई बड़ी घटना हो गई है, जैसे भूकंप आ गया, उसमें बड़ी तबाही हो गई, तो इस तरह की जो खबरें हैं तो वो पहले पन्ने पर ली जाती हैं। और मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसी घटना हो गई कि स्कूटर सवार की टक्कर हो गई किसी गाड़ी से और हादसा हो गया, उसकी खबर पहले पन्ने पर नहीं होगी। उसके लिए अलग पन्ने होते हैं, जो स्थानीय पन्ने, उन पर उनको जगह दी जाती है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि इतने तरह के समाचार होते हैं, उनको अलग अलग पन्नों पर क्यों दिया जाता है, क्या होता है। हर अखबार का अपना एक ढांचा होता है जो पन्नों का वर्गीकरण करता है। कई अखबार क्या होता है कि
पहले पन्ने की जो शेष खबरें हैं, जो शेष हिस्सा है, खबर में से कुछ हिस्सा छूट गया है, तो या तो वो दूसरे पन्ने पर देते हैं, कई अखबार उसको ले जाके 8वें पन्ने पर देते हैं, तो वो शेष खबरों के लिए एक पन्ना निश्चित होता है। या इसी तरह से स्थानीय खबरें हैं तो उसके लिए अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। बाकायदा ऊपर लिखा होता है कि ये राज्य की खबरें हैं, ये शहर की हैं, ये विदेश की खबरें हैं, ये अर्थ जगत की खबरें हैं, ये खेल की खबरें हैं यहाँ पर। उससे होता क्या है कि आपको पढ़ने में सुविधा होती है। जो भी अखबार आप पढ़ते हैं घर में, तो आप उससे परिचित हो जाते हैं कि किस पन्ने पर क्या खबर छपती है। अगर मान लीजिए कि सारी खबरें घाल मेल करके खेल की खबर भी पहले पन्ने पर छप जाए, आर्थिक जगत की भी खबर पहले पन्ने पर, विदेश की भी खबर पहले पन्ने पर छप जाए, तो आपको पढ़ने में उलझन होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से अखबार पढ़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो सारी खबरें सारे पन्ने पढ़ता हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि राजनीति से संबंधित खबरें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि आर्थिक समाचार पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको खेल में रुचि है। अब आप देखें कि खबरें कितने प्रकार की होती हैं। खबरें यानी समाचार, व्यक्ति के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो समाचार नहीं बने। आप मान लीजिए कि कोई कहीं बड़ी घटना हो जाती है, कोई हवाई जहाज़ गिर जाता है आपके आसपास, तो आप क्या करते हैं? आपकी जिज्ञासा होती है ये तो खबर बनेगी। तो आप या तो टेलीविज़न पर देखते हैं, अखबार में पलट के देखते हैं कि वो खबर कहाँ छपी है। तो वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में रामलीला हो रही है, वो भी खबर की बात है, वो भी समाचार है। आपके मोहल्ले में पानी भर गया है, बारिश का पानी भर गया है, वहाँ मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं, उससे समस्या हो रही है, वो भी समाचार है। वैसे ही विदेश में मान लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो आपको जिज्ञासा है कि कौन जीता, कितने वोटों से जीता, कौन कौन कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से आपके जीवन से जुड़ी हर घटना समाचार हो सकती है। तो उन समाचारों का वर्गीकरण जैसे देश से संबंधित खबरें हैं, विदेश से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, खेल से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित है। तो इस तरह से साहित्य, मान लीजिए साहित्य है जिसमें साहित्य की कहीं गोष्ठी होती है, कहीं नाटक होता है। वैसे ही सिनेमा की दुनिया से बहुत सारी खबरें आती हैं, आप लोग बड़े चाव से पढ़ते भी हैं कि कौन सी फिल्म रिलीज हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह की रिव्यू है। तो ये तमाम चीज़ों, जीवन के जितने भी पक्ष हैं, अखबार उन सारे पक्षों को उठाने की कोशिश करता है और उसमें समेटने की कोशिश करता है। उसमें जिस तरह से पन्नों का वर्गीकरण होता है, वैसे कई अखबार दिनों के हिसाब से कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ है तो उसके लिए अलग से पन्ने तय हैं, तो अलग से दिन भी तय हो जाता है कि उस दिन आपको आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें बताई जाएँ। वैसे ही एक दिन आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो इस तरह से अखबारों ने वर्गीकरण कर रखा है। खासकर रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है लोगों की, तो उस दिन आप देखते होंगे अखबारों में बहुत सारे पन्ने होते हैं। मुख्य अखबार के साथ कई परिशिष्ट होते हैं, तो उन परिशिष्ट में स्वास्थ्य से संबंधित, आपके खेल से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, समाज से संबंधित, कृषि से संबंधित तमाम चीज़ें होती हैं जो कि फीचर कहलाते हैं। अब इन समाचारों के अलावा उसमें संपादकीय भी होता है। आप जो अखबार पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि एक पन्ना जो होता है, या कुछ अखबारों में 2 पन्ने होते हैं, जिसको संपादकीय पृष्ठ और संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ, 2 पृष्ठ कई अखबार देते हैं। लेकिन संपादकीय पृष्ठ हर अखबार में अनिवार्य है। इसीलिए कहते हैं कि अखबार में 2 पक्ष होते हैं, एक समाचार और एक विचार। तो जो संपादकीय पन्ना होता है वो विचार का पन्ना होता है। उसमें अखबार की अपनी ओपिनियन होती है, जो कि संपादकीय टिप्पणियाँ होती हैं, 1, 2, किसी में 3 भी होती हैं। और उसके साथ साथ उन टिप्पणियों के साथ लेख होता है, एक बड़ा लेख होता है जो कि तत्कालीन विषयों पर, मान लीजिए कि कोई बड़ी घटना हो गई है या देश दुनिया में कोई बड़ी चीज़ चल रही है, कोई नया फैसला हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री ने या सरकार ने कोई घोषणा की है, नई योजना लागू की है, तो वो योजना ठीक है या नहीं ठीक है, उस पर एक बहस चलाते हुए लेख लिखे जाते हैं। तो संपादकीय और जो संपादकीय पन्ने का लेख है, उसमें भेद ये होता है कि संपादकीय अखबार की अपनी एक राय होती है, जो कि संपादक की तरफ से वो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, जो कि आम पाठक को, आम लोगों को जागरूक करने का काम करता है। लेख भी लगभग वही काम करता है, लेकिन वो अखबार के लोग नहीं होते, अखबार से बाहर के भी लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं अपने अपने क्षेत्र के। मान लीजिए पर्यावरण पर है, पर्यावरण पर कोई लेख लिखना है तो पर्यावरण का विशेषज्ञ लिखता है, उस पर नई बहसें खड़ी करता है, उससे आपकी राय बनती है और पक्ष या विपक्ष दोनों में आप राय देने के लायक होते हैं। इसके अलावा हर संपादकीय पन्ने पर एक
छोटा लेख ऐसा भी होता है जो कि आपको हल्का फुल्का मनोरंजन करता हुआ हो, आपको गुदगुदाए, हंसाए, आपका मनोरंजन करे, आपको हल्का, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अखबार में समाचार जो होते हैं या संपादकीय पृष्ठ का जो स्वरूप है एक गंभीर किस्म का स्वरूप है। उसको पढ़ के आप बोझिल न हो जाए आपका मन, उसको आपके मन को हल्का फुल्का करने के लिए इस तरह का लेख का चुनाव किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान दें कि हर अखबार में जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसी पर पाठकों के पत्र भी छपते हैं। वो इसलिए कि उनकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अखबार की राय है, तो पाठक को भी वहाँ पर उतना ही बराबर का ही महत्व दिया जाता है। तो पाठक का भी मंच वही पृष्ठ होता है। कई अखबार वहाँ कार्टून भी लगाते हैं, क्योंकि कार्टून भी एक गंभीर विचार को पेश करता है। किसी भी घटना पर आप पता चला कि समाचार से उतनी चीज़ नहीं कह पाते, उतनी बात नहीं कह पाते, या संपादकीय टिप्पणी में उतने तीखे तौर पर या उतनी आसानी से नहीं कह पाते जितना कि एक कार्टून कह लेता है। तो अखबार में कार्टून का महत्व अपना होता है। इसी तरह से अखबारों में फ़ोटो छपते हैं। कहीं बड़ी घटना हो गई है, कहीं बादल फट गया, कहीं भूकंप आ गया, या कहीं आतंकी हमला हो गया, तो इससे इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई जो खबरें छपती हैं तो उससे संबंधित फ़ोटो भी छपता है। अखबारों में फ़ोटो का महत्व क्या, फ़ोटो जर्नलिज्म कहा जाता है, फ़ोटो पत्रकारिता। फ़ोटो पत्रकारिता इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप कई बार एक चीज़ जो समाचार लिख के नहीं कह पाते, आप कोई चित्र देखते होंगे और उससे ज़्यादा आंदोलित हो जाते होंगे, आप उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं चित्र को देखकर, जो कि खबर पढ़ के इतना नहीं प्रभावित हो पाते। तो चित्रों का महत्व होता है। कई बार फ़ोटो फीचर दिया जाता है, सिर्फ चित्र, कोई बड़ी घटना हो गई तो सिर्फ उनके विभिन्न कोण से लिए गए चित्र पूरे पन्ने पर या आधे पन्ने पर वो तस्वीरें दे दी जाती हैं और उनको आप देखते हैं और पूरी घटना आपके सामने होती है। जैसे टेलीविज़न पर आजकल आप देखते होंगे कि वहाँ के चित्र लगातार चलते रहते हैं और पीछे से समाचार चलते रहते हैं, वही काम फ़ोटो फीचर करता है अखबार में। इसके अलावा आप देखते होंगे अखबार में साक्षात्कार छपते हैं, इंटरव्यू का मकसद ये होता है अखबार में कि कोई योजना सरकार ने बनाई या कोई घटना हुई, कोई ऐसी बात हो गई जो कि पूरे देश को प्रभावित करने वाली है, पूरे समाज को प्रभावित करने वाली है, या जिसका फ़ायदा कुछ लोगों को मिलने वाला है, कुछ लोग उससे वंचित हो जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी विशेषज्ञ का इंटरव्यू लिया जाता है। कई बार जो मंत्री है, संबंधित मंत्री है, उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है, प्रधानमंत्री तक का इंटरव्यू लेके। उससे क्या होता है कि समाचारों से जो चीज़ें साफ़ नहीं हो पाती वो साक्षात्कार में आप साफ़ कर लेते हैं, सीधे सीधे रूबरू साक्षात्कार करके। इसके अलावा अखबारों में साक्षात्कार की ज़रूरत समाचार बनाते समय भी पड़ती है। समाचार बनाते हुए जो संवाददाता है या जो वहाँ का उप संपादक है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी खबर एक तरफा न बने। तो ऐसे में क्या होता है कि एक पक्ष की खबर मान लीजिए कि आ जाती है, कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ, बैंक ने मेरा पैसा इतना मेरा गायब हो गया बैंक से, और बैंक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये खबर है। तो उसकी बात तो आपने सुन ली, लेकिन ये खबर तब पूर्ण होगी जबकि वो बैंक से भी बात करके, बैंक के मैनेजर से बात की जाए या संबंधित व्यक्ति जो भी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बातचीत, तो दोनों पक्षों को जान के और जब खबर बनाई जाती है, समाचार बनाया जाता है, तब वो पूरा होता है। तो वहाँ भी इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है, साक्षात्कार की। कई बार क्या होता है, संवाददाता फ़ोन के जरिए इंटरव्यू ले लेता है, बातचीत कर लेता है, कई बार वहाँ जाके करता है। तो आजकल कई तरीके हो गए हैं साक्षात्कार के। लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है कि एक बड़ा साक्षात्कार जो होता है, किसी पॉलिसी को लेके, किसी नीति को लेके, किसी योजना के बारे में साक्षात्कार लिया जा रहा है, तो वो विस्तृत होगा, बड़ा होगा, उस पर तर्क वितर्क चलेगा। आप एक सवाल करेंगे, उसका जवाब आएगा, उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, फिर सवाल होगा, तो सवाल पर सवाल, जवाब पर जवाब आते रहते हैं। इस तरह का इंटरव्यू एक विस्तृत इंटरव्यू होता है, बड़ा इंटरव्यू होता है साक्षात्कार। और लेकिन किसी घटना पर एक किसी व्यक्ति का विचार जानना है, उसका वर्जन लेना है, उसकी राय लेनी है, तो आप फ़ोन के ज़रिए भी ले लेते हैं। इसके अलावा अखबार में ग्राफिक्स होते हैं। ग्राफिक्स का मतलब है कि जैसे आप कभी बजट आता है, रेल का बजट आया, तो उसमें क्या होता है कि कई खबरें होती हैं। यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई जाती है, किराया भाड़ा बढ़ाया गया या घटाया गया, नई ट्रेनें चली, बहुत सारी खबरें। एक पूरे आधे पन्ने का समाचार है, उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। तो पाठक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राफिक बनाया जाता है, मोटी मोटी चीज़ों को, जो उसके हाइलाइट्स हैं, जो चित्र और ग्राफ के जरिए दिखाया जाता है, तो उसको ग्राफिक कहा जाता है। अखबारों में विज्ञापन होते हैं।
विज्ञापन का दो महत्व है। एक तो क्या है कि उससे अखबारों की अपनी कमाई होती है, दूसरे आपको बहुत तरह की सूचनाएं, जैसे नौकरी से संबंधित सूचना है, शादी ब्याह है, कृषि से संबंधित, आपके कुछ सामान खरीदने से, घर के ज़रूरतों से संबंधित, तमाम चीज़ों से संबंधित विज्ञापन होते हैं। तो उससे पाठक को भी जानकारी मिलती है, अखबार को जो पैसा मिलता है वो मिलता है, और जो बेचने वाला है, जो कंपनियां हैं, उनको भी उससे लाभ मिलता है, क्योंकि वो इतने सारे पाठकों तक उसकी जानकारी पहुंचती है। अब आप देखें कि अखबार की भाषा बहुत ही सहज, सरल और ऐसी जो कि बिल्कुल कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। आम बोलचाल की भाषा, उसमें उर्दू, फारसी, हिंदी सब कुछ के मिले जुले शब्द होते हैं, और आप सहज ढंग से बहुत आसानी से चलते फिरते जैसे भी पढ़ लेते हैं। उसका अर्थ समझने के लिए दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही विज्ञापनों की भी भाषा होती है कि विज्ञापन बिल्कुल कैची होते हैं, मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, आपको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, जिनको पढ़ते ही या देखते ही आप आकर्षित हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से विज्ञापनों की भाषा तैयार की जाती है। अब एक अखबार का स्वरूप ये आया है इलेक्ट्रॉनिक अखबार, ई पेपर, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल, जैसे आधुनिक फ़ोन आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सुविधा लगभग हर आदमी तक पहुंच रही है। तो ऐसे में कई बार भाग दौड़ में व्यक्ति अपने इलाके की, अपनी जगह की खबरें नहीं पढ़ पाता। दिल्ली का व्यक्ति बंगलोर गया हुआ, उसकी इच्छा है कि दिल्ली में क्या हुआ वहाँ का समाचार पढ़ना चाहे, तो वह फ़ोन पर ही खोल के पढ़ना चाहेगा। तो लगभग सारे अखबार अब ई पेपर के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि तुरंत की खबरें, जो लगातार खबरें आती जाती रहती हैं, वो भी इंटरनेट पर डाली जाती हैं, तो वो ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध होती रहती हैं, उससे आप अपडेट रहते हैं, अद्यतन रहते हैं, तुरंत जानकारी आपके पास पहुंचती हैं। आजकल तो फ़ोन में इस तरह के बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आप उसमें ऐप डाल लेते हैं और हर समय जो भी समाचार नया होता है आपके पास पहुंचता रहता है। तो एक नए किस्म का अखबार विकसित हुआ है। जो पारंपरिक अखबार है, जो आप इतने सालों से आप पढ़ते देखते आ रहे हैं, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक अखबार की दुनिया विकसित हुई है। तो कुल मिलाकर जो अखबार की दुनिया है, उसमें आपने जाना कि समाचार कैसे संकलित होते हैं, बनते कैसे हैं, उनके शीर्षक कैसे दिए जाते हैं, उनके उपशीर्षक कैसे दिए जाते हैं, उसमें फ़ोटो का क्या महत्व है, ग्राफिक का क्या महत्व है, संपादकीय क्यों होता है, उसमें लेख क्यों दिए जाते हैं, फीचर क्यों दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों से आप परिचित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 67वां गणतंत्र दिवस NIOS के लिए विशेष आयोजन का साक्षी रहा। यह आयोजन था एक सामाजिक सद्भावना के संकेत के रूप में। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने दिव्यांगों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 के परेड में सम्मिलित होने के लिए और इसके अवलोकन के लिए। मेरा NIOS से विशेष निवेदन है, 26 जनवरी को NIOS के सौजन्य से ये स्पेशल विद्यार्थी विशेष रूप से दिल्ली आए और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हों, उस परेड को स्वयं देखें। दिल्ली आएंगे? आना होगा ना सबका?
दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में अशोक रोड स्थित YWCA में ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया। NIOS द्वारा इन दिव्यांग शिक्षार्थियों को राजघाट दिल्ली, NIOS मुख्यालय और आगरा भ्रमण के विशेष प्रबंध भी किए गए। NIOS द्वारा इन दिव्यांगों के लिए राजपथ के 20 नंबर अहाते में परेड देखने के विशेष प्रबंध भी किए गए। समस्याओं का इलाज शायद सिर्फ हमारे पास। NIOS पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। दूर दराज क्षेत्रों से आए इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के चेहरों की रौनक और आंखों की चमक से खुशी और सौहार्द साफ सी झलकती दिख रही है। NIOS के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आगरा और दिल्ली की सैर कर सके। इस एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं और हमारी पूरी टीम मेंबर, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को ये मौका बहुत अच्छा लगा है और वो लोग सब खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने किसी ने सुना कि आप मोदी जी से बहुत पास से मिले क्या? पहली बार मोदी ऐसे कर रहे थे? कितने पास थे? दूर थे? पास थे? ये ऐसे हैं? आपको बोला आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने जहाँ गई है वो इंडोनेशिया गई है, जापान से खेल के आई है और इंडिया में कई एक जगह पे खेली है। तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये साइन लैंग्वेज के द्वारा बताई है कि हम हर जगह पे जा रहे हैं और खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आने के बाद लगता है कुछ और अलग ज़िंदगी मिल गया। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है यहाँ, इसलिए मैं NIOS की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें और ऊंचा तक ले जाएं और जहाँ तक हमसे होगा मेहनत करना, हम मेहनत करने में से पीछे नहीं हटेंगे। हमें दिल्ली आने में बहुत अच्छा लगा। We saw the Republic Day parade and the fighter planes and Assam and all the jhakias, and it was superb, it was brilliant. Yeah, even, yeah, Prime Minister, we met, we saw him, we shook hands with him. Now the third day, NIOS chairman office we have visited and we've met the chairman. And how do you feel? It was all good, right? Yeah, all of them are very thankful to NIOS
for all the support that they do. Thank you. NIOS के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाए। कई बच्चों ने ये कहा कि उनके लिए सौभाग्य का अवसर था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि NIOS के लिए ये सौभाग्य का अवसर था कि ये बच्चे समय निकाल पाए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए और इतने प्रसन्न हैं कि अपनी संस्था में वो आए हैं। NIOS प्रतिबद्ध है समाज के दिव्यांगों के प्रति गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।